हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर सेशन के अंदर, जहां हम कवर करते हैं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र रखते हुए करंट अफेयर को कवर करेंगे हम सभी। आज हम कवर करने वाले हैं 7 से लेकर के 12 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को। तो चलिए श्री गणेश का नाम लेकर के हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ कवर करती है नोबेल प्राइज़ को, नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, जो कि अवार्ड किया गया है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकवन को। उन्हें यह अवार्ड मिला है फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए and its role in regulating gene activity post-transcriptionally। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, माइक्रो आरएनए के बारे में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेनी है। साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये थर्ड टाइम है जहाँ पे नोबेल प्राइज़ माइक्रो आरएनए के रिलेटेड किसी डिस्कवरी के लिए दिया जा रहा है। अगर हम इसे शॉर्ट में डिस्कस करें तो आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाने के लिए फंक्शन कर रहा होता है उसे हम कह देते हैं जीन। तो अब यहाँ पे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है प्रोटीन बनाने के लिए, अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाने के लिए कि किस तरीके की आपकी आँखों का रंग होगा, आपकी नोज़ का, आपका कान का शेप क्या होगा। उन सभी के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डीएनए में स्टोर होती है। माइक्रो आरएनए यानी एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए हमारा काम करता है कि डीएनए की कॉपी बना करके वो राइबोसोम के पास लेकर के जाता है, जो कि उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की कॉपी बना सके, राइट। सो हमारी फर्स्ट न्यूज़ में से ये हो जाता है कि आपको ये तो याद रखना ही है कि नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन किसको दिया गया है। उसी के साथ साथ माइक्रो आरएनए एंड हमारी सेल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लेना है। जब आप सेल के बारे में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल सभी अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए देखे गए हैं। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए, जो कि कवर करती है क्लासिकल लैंग्वेज के रिलेटेड न्यूज़। मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृत, these 5 of languages have been granted classical language status. Most important thing to be noted, ये आप अपनी नोट्स अगर बनाते हैं तो उस पर इंकॉर्पोरेट कर लीजिएगा कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 5 लैंग्वेज यानी मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृतिक, साथ में 5 लैंग्वेज को मिला और बहुत लंबे टाइम बाद मिला है। तो ये याद रखने जैसी चीज़ है, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में ये बिल्कुल ही आएगा। कौन सी लैंग्वेज इसको ग्रांट किया गया है, या क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर कोई क्वेश्चन ज़रूर से बन सकता है। पॉलिटी का ये टॉपिक है। क्लासिकल लैंग्वेज का पूरा टॉपिक पॉलिटी के अंदर अच्छे से कवर किया गया है। इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज नॉन एज क्लासिकल लैंग्वेज। सो कैसे रिकग्नाइज किया जाता है कि कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है। सो द रिकग्निशन ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड बाय लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी। According to committee, the following revised benchmark must be met for language to be considered as a classical. You need to remember that the benchmarks that were proven earlier have been revised now. तो आपको revised किए हुए अभी याद रखने हैं। So the first is high antiquity of its early text or recorded history over a period of 1500 to 2000 years.
Second, a body of ancient literature text which is considered a heritage by generation of speaker. Third, knowledge text, especially prose text in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence. Fourth, the classical language and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later form of its offshoots. लास्ट में मैंने यहाँ पे एक नोट ऐड कर दिया है, अदर रिकग्नाइज क्लासिकल लैंग्वेजेस जो रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमने देखा था 2004 में हमारी गवर्नमेंट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस लेकर के आई थी, तो सबसे पहले उन्होंने दिया था तमिल को ये औहदा, एंड उसके बाद जो लैंग्वेज इसके अंदर जॉइंट होते गए हैं, संस्कृत इन 2005, तेलुगु इन 2008, कन्नड़ इन 2008, मलयालम इन 2013 एंड द लास्ट टू बी एडेड वाज ओडिया इन 2014. अभी यहाँ भी 2024 में 5 लैंग्वेजेस नए ऐड किए हैं. अच्छे से अपने नोट्स में इसे इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा, बिकॉज ये बिल्कुल ही इन टॉपिक के ऊपर से एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और तब आप याद करेंगे कि हाँ मैम ने कहा था और ये क्वेश्चंस आ गए हैं. इंडिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. So here, World Health Organization has officially recognized that India has eliminated trachoma as a public health issue. India is now the third country in WHO Southeast Asia region to achieve this significant public health milestone. Now we will know about trachoma disease, that it is a leading infectious cause of blindness globally. So what happened due to this disease is blindness. A person suffers from blindness. It is caused by Chlamydia trachomatis, an obligate intracellular bacterium. So it is caused through bacteria. It occurs via direct or indirect contact with eye or nose discharges from infected individuals, particularly young children who are the main reservoir. Certain fly species can also spread this infection. Our next news talks about Nobel Prize in Physics. The Royal Swedish Academy of Sciences. Students, you should remember that the Nobel Prize in a various category are given from different agencies. अलग अलग एजेंसीज हैं जो अलग अलग कैटेगरी के प्राइज़ को देती हैं. नोबेल प्राइज़ एक अलग में ही एक अपने में ही अलग टॉपिक हो जाता है. सभी नोबेल प्राइज़ इनकी पास्ट हिस्ट्री जो है उसे मैं अलग से एक वीडियो में बना करके अपलोड कर दूँगी, क्योंकि नोबेल प्राइज़ जब भी दिए जाते हैं हर बार तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी हिस्ट्री को एक बार गो थ्रू कर लें. यहाँ पे क्योंकि हम वीकली करंट अफेयर सेशन को कवर कर रहे हैं तो देख लेते हैं इसे. द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस अनाउंस दैट John Hopfill and Mr. Hinton have been awarded the 2024 Nobel Prize in Physics for their foundational discovery and invention that enable machine learning with artificial neural network. मशीन लर्निंग जो कि एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट देखा गया है 20th सेंचुरी के अंदर. इसके रिलेटेड फाउंडेशनल डिस्कवरी के लिए इस बार का नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिया गया है. मशीन लर्निंग है क्या? जहाँ पे एक मशीन को आप बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और उसके थ्रू मशीन लर्न करता है, चीज़ों समझता है, रिजल्ट लेता है, उसे कहा जाता है मशीन लर्निंग. Okay, coming to what our next news, that is Major Atmospheric Chenkov Experiment Observatory. It is located at Hanle, Ladakh. Should remember the location of any kind of observatory. The observatory features the largest imaging Chenkov telescope in Asia. So do remember this fact. Located at an altitude of approximately 4,300 meters, making it the highest observatory of its kind globally. Built indigenously, ध्यान में रखिएगा, it has been built indigenously by Bhabha Atomic Research Center with the support from Electronics Corporation of India Limited and other Indian industry partner. May represent a major achievement in Indian scientific and engineering capabilities. So the points for you to remember is the location of this observatory. It is the highest observatory of its kind globally.
it has been built indigenously by the institute it has by which institute it has been built, and what it aims to advance cosmic ray research and observe high energy gamma rays, aiding the understanding of universe phenomena like supernova, black holes, and gamma ray bursts. Talking about Unified Genomic Chip, the Unified Genomic Chip is an initiative aimed at improving livestock breeding in India, specifically targeting cattle and buffalo. तो यूनिफाइड जेनोमिक चिप एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, सॉरी, it aims to improve livestock breeding to help farmer identify high quality cattle early and improve dairy farming efficiency in India. The chip comes in दो वर्जन में आने वाला है, the cow chip for cattle and Mahish chip for buffalo. Both versions are tailored specifically for Indian cattle breeds. To remember this, the chip was developed by Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Coming toward our next news, that is related to हमसफ़र पॉलिसी. हमसफ़र पॉलिसी लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, which aligns with the ministry's goal to bring national highway to international standard. ऐसी कोई भी पॉलिसी हो तो आपको बस इतना ध्यान में रख लेना है, ये पॉलिसी का एम क्या है, चाहती क्या है ये पॉलिसी, गोल क्या है. ठीक है, आप हर पॉलिसी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हैं, पर जो पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उन्हें आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है. पर हर पॉलिसी जो करंट में रहती है, करंट न्यूज़ में रहती है, वो पॉलिसी किसके रिलेटेड है, उसका टारगेट क्या है, उसका एम क्या है, वो ज़रूर से आपको याद कर लेना है. तो इस चीज़ को आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं कि इसका गोल है टू ब्रिंग नेशनल हाईवे टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. Humsafar policy aims to improve infra on India's national highway, focusing on comfort, convenience, and inclusivity for travelers, enhance the travel experience by providing essential services and making highways more user friendly. आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. अगेन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है उसकी लोकेशन रोहतक गुजरात है. डू रिमेंबर रोहतक गुजरात. द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इज स्पीयर हेडिंग दिस इनिशिएटिव. किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अलाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ शोकेसिंग इंडियाज 4,500-year-old maritime heritage. The project is expected to generate approximately 22,000 jobs, comprising 15,000 direct and 7,000 indirect employment opportunities. ऐसी चीज़ें वनडे एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जहाँ पे जो हाल ही में स्टार्ट किए गए इनिशिएटिव्स वगैरह हैं या कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह है, म्यूज़ियम वगैरह है, वो गवर्नमेंट ने कहाँ स्टार्ट किया है वो पूछा जाता है. तो आपको लोकेशन ध्यान में रखना है, रोहतक गुजरात है इसकी लोकेशन. मलाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज, सो दिस इज़ द 28th एडिशन. कौन सा एडिशन है, 28th एडिशन ऑफ मलाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज. कब इसको इनिशिएट किया गया था. मलाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज बहुत ही अहम एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होती है दिए गए कंट्रीज़ के बीच में. इसके रिलेटेड इसका कब स्टार्ट किया गया, क्या हेतु है, वो आपको याद रखना है. इट वॉज इनिशिएटेड इन 1992. देखिए मैं हर बार ना हर टॉपिक जब भी आता है उसके अंदर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, क्योंकि न्यूज़ हम इतनी ज़्यादा कवर कर रहे हैं. 5-6 महीने में आप बाद आपकी जो भी एग्ज़ाम होती है उसके पिछले 5-6 महीने का आपको करंट अफेयर कवर करना होता है, राइट. तो बिल्कुल ही ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ हर लाइन कवर करें. एलिमिनेशन टेक्निक्स को अपनाते हुए आप अगर उन न्यूज़ के रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो नोट डाउन कर लेते हैं और उन्हें बार बार रिवाइज़ करते रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका है. मुझे लगता है मेरे तरफ से आपको ये गाइड रहेगा कि वो बहुत ही बेहतर तरीका है अपने करंट अफेयर को कवर करने का. बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, डेटा इकट्ठा नहीं कर लेना है. जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको.
सो इनिशिएट किया गया था 1992 में एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज। ध्यान में रखिएगा, बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पे 1992 में स्टार्ट किया था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे ज्वाइन करते हैं, मेकिंग इट अ मल्टीनेशनल मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो मैंने इसे पहले ही कंट्रीज़ का नाम नहीं लिया कि इंडिया एंड यूएसए के बीच में शुरू तो किया गया था, बट बाद में जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करते हैं इसे। It supports India's vision of security and growth for all in the region, that is Sagar. Opening ceremony of Malabar 2024 ये कहाँ कंडक्ट की जा रही है? एट विशाखापट्टनम। लोकेशन याद रख लीजिएगा। सो यहाँ पे सी मलाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज के अंदर से आपको याद रखना है 28th एडिशन है, विशाखापट्टनम में हो रहा है। 1992 में बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पे ये स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में। बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसे ज्वाइन करते हैं। हमारी न्यूज़ में फिर से आ गया है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री के बारे में। आई मीन नोबेल प्राइज़ के बारे में फिर से आ गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री which has been awarded to David Baker, Demis Hassabis and John Jumper. Baker was recognized for advancement in computational protein design. Hassabis and Jumper were honored for breakthrough in protein structure prediction. 2024 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो कि दिया गया है ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा टू द साउथ कोरियन राइटर हैंग कांग को for her intense poetic prose that address historical traumas and highlights human fragility. जो हैंग कांग जी हैं, जो अपनी कविताओं वगैरह में ये बताती हैं कि किस तरीके से जो ट्रॉमास वगैरह हैं वो इंसान को कितना असर करते हैं, कितने अंदर तक असर करके जाते हैं और कई बार कितना ज़्यादा तोड़ देते हैं। Hilary donkeys, the endangered Hilary donkeys native to the Halar region of Gujarat are considered to be intelligent animals. So first of all, they are endangered, found in Halar region of Gujarat. They are considered intelligent animals which work closely with the human beings. Found in Halar region of Gujarat, primarily in Jamnagar and Dwarka district of Saurashtra. They are currently valued at over 1 lakh each, with rising demand for Halari donkey dairies. Halari donkey milk is known for its sweetness, with powdered milk selling for more than 7,000 per kg in international market, especially for cosmetics. चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. I added control by mistake. It is Central Drug Standard Control Organization, CDSCO. It serves as a national regulatory authority of India for medical device and pharmaceutical industry under Drug and Cosmetic Act. So this act was passed, Drug and Cosmetic Act was passed in 1940. यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, आप अपने नोट में ऐड कर लीजिएगा. सो CDSCO सर्व करता है नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे, जो कि रेगुलेट करता है मेडिकल डिवाइस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को. कौन से एक्ट के तहत? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948. इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एज इट्स हेड. तो CDSCO के जो हेड हैं वो DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है. ये बेस्ड है न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर. अगर हम कवर करें CDSCO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, दैट इट evaluates and approves new drug before they are released into Indian market. Secondly, clinical trial oversight. It regulates the conduct of clinical trial to ensure safety and compliance with the national standard. Third, to maintain the drug standard. Establishes and maintain standard for drugs to ensure quality and consistency. Its another responsibilities cover import control. It monitors and controls the quality of imported drugs to maintain safety standard within the country. Coordination with the state authorities. CDSCO works in coordination with the State Drugs Control Organization for the regulation and licensing of drugs. And lastly, specialized drug category. It oversees the approval and regulation of critical drugs like blood product, IV fluids, vaccines,
and Sarai in collaboration with the state regulator. With this, our today's sessions comes to an end. Thank you all for watching this video. Do share it with your friends and hit the like button if you liked it.